आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल है? आप अपने उस मोबाइल में कौन सा ऐप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या आप जानते हैं कि ये सभी ऐप भारत के नहीं हैं, फिर भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं? हम देखते हैं कि आज जो हम विभिन्न देशों की चीजें अपने देश में बैठकर, अपने घर पर बैठकर मंगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहां पर एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण देखिए, जैसे मैं सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल करता हूं जो साउथ कोरिया का है। ठीक है, साउथ कोरिया से बना है। मैं जो उसमें ऐप इस्तेमाल करता हूं जो अमेरिका का है। इंटरनेट यूज करता हूं जो ग्लोबल है। ठीक है, और यूजर मैं कहां का हूं? इंडिया का, मतलब भारत का। तो आप देखिए कैसे एक वस्तु विभिन्न जगहों से समाहित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यूजर कहीं का, वस्तु कहीं की, उसमें ऐप कहीं का इस्तेमाल हो रहा है। तो विभिन्न वस्तु, सेवा, पूंजी इत्यादि का जो प्रवाह है विभिन्न राष्ट्रों के बीच, यही वैश्वीकरण है। तो आइए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वैश्वीकरण। ठीक है, तो हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैश्वीकरण। तो अब हम वैश्वीकरण को पढ़ते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? देखिए, वैश्वीकरण का अर्थ मैंने जैसा कि आपको बताया था, प्रवाह मींस फ्लो। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में इसका फ्लो। अब ये फ्लो किन चीजों का होगा उसको जान लेते हैं। तो ये कई प्रकार का हो सकता है। भाई, हमारे विचार एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। ठीक है, वस्तुएं एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जा रही हैं, जैसे एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्रों में पहुंचना। पूंजी का एक राष्ट्र से दूसरे देश में पहुंचना, आजकल कैपिटल पूंजी का बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान है वैश्वीकरण में, जो निवेश होता है एक देश से दूसरे देश में। दूसरा, बेहतर आजीविका और रोजगार की तलाश में लोग भी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। ये भी एक वैश्वीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको लंबा ना खींचते हुए हम कट टू कट पॉइंट पर बात करेंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो ये है वैश्वीकरण। ठीक है, आगे बात करते हैं हम वैश्वीकरण के कारण। अभी जो वैश्वीकरण है इसका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ? सबसे पहले, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में जैसे चेंजेस आए, ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित होती गई, वैश्वीकरण बढ़ता गया। तकनीकें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में पहुंचने लगी और वस्तु, सेवा और पूंजी को पहुंचाने का काम करने लगी। तो ये वैश्वीकरण को सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो देने वाला जो तत्व है वो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का विकास। दूसरा है टेलीग्राफ आविष्कार। जब पहले के जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ये एक प्रकार की कोडिंग हुआ करती थी। ठीक है, फिर आता है उदारीकरण की नीति। ठीक है, उदारीकरण की नीति ने भी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। एक क्वेश्चन आता है कि उदारीकरण क्या है? एक बहुत ही छोटे रूप में बात करते हैं। ठीक है, कम नियम, ज्यादा आजादी। ठीक है, कम नियम, ज्यादा आजादी। ये अर्थव्यवस्था में जब आ जाती है चीज कि भाई रोक टोक कम होगी, नियम कम होंगे, आजादी ज्यादा होगी, वो उदारीकरण होता है। ठीक है, तो अब उदारीकरण की नीति ने भी क्या किया है? वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। टेलीफोन, आज हम भारत में बैठकर अमेरिका के किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से हम चैट कर सकते हैं। किन कारणों से? वैश्वीकरण के कारण से। ठीक है, ये मुद्रण तकनीक, छपाई तकनीक, देखिए छपाई तकनीक भी एक महत्वपूर्ण जो रोल निभा रही है वैश्वीकरण में। इसके अलावा पारस्परिक निर्भरता, जो पारस्परिक निर्भरता मतलब एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती ही जा रही है, और जब निर्भरता बढ़ती है तो हर राष्ट्र अपनी विदेश नीति को मजबूत करता है, उसे सुधारने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी राष्ट्र से हमारे संबंध बिगड़ते हैं तो वो हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। कैसे समाप्त होगी बताता हूं। अब समाप्त होगी लेकिन ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। कैसे? हम किसी राष्ट्र से, जैसे आज हम खाड़ी देशों से या किसी अन्य राष्ट्र से तेल प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब वो तेल अगर हमारे उसके संबंध बिगड़ जाते तो वो हमारे यहां से कोई दूसरी वस्तु प्राप्त करते और हम उनसे तेल प्राप्त करते हैं। यदि संबंध बिगड़ते तो हमें उनसे तेल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज जो वैश्वीकरण के जो कारण पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न हुई और पारस्परिक निर्भरता के कारण वैश्वीकरण मजबूत हुआ है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं हम। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान, भाई टेक्नोलॉजी ने कैसे हेल्प की है? ठीक है, टेक्नोलॉजी ने, ठीक है,
कैसे हेल्प की है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में? सबसे महत्वपूर्ण योगदान है प्रौद्योगिकी का। आज हम देखते हैं कि हम टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इन सब के आविष्कार से क्या हुआ है, सभी राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आए हैं, जनता भी नजदीक आई है, और इन सभी कारणों से विभिन्न विचारों का आदान प्रदान हुआ है। आज हम अपना विचार यहां से किसी दूसरे राष्ट्र में भेज सकते हैं कि भाई हमारा थॉट प्रोसेस ये है या हमारा विचार ये है। पूंजी, आज देखते हैं ना, एक सऊदी अरब में काम करने वाला व्यक्ति भारत पैसे भेज सकता है, ठीक है। वस्तु, जो हम देखते हैं भाई, हम इंडिया में रहकर देखते हैं ना, आप इंपोर्टेड वस्तु इस्तेमाल करते हैं, भाई जर्मन कार चाहिए, इटालियन बैग चाहिए, इटालियन कपड़े चाहिए, इटालियन जूते चाहिए। कैसे संभव है? वैश्वीकरण के कारण संभव है। और लोगों की आवाजाही में भी बहुत आसानी हुई है। जैसे जैसे तकनीकों का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, और अब जो विभिन्न जो हम देखते हैं वाहनों का भी विकास हुआ, तेज गति से चलने वाली ट्रेनों का विकास हो रहा है, जो ऐसे अनेक संसाधनों का विकास हुआ है जिसके माध्यम से लोगों की जो आवाजाही बहुत सुगम हुई है, आसान हुई है। ये भी जो प्रौद्योगिकी के कारण ही हुआ है। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? वैश्वीकरण को ज्यादा प्रसारित किया है, ठीक है, इसको विस्तारित किया है, ठीक है। किसने? टेक्नोलॉजी ने। आज हम, जैसे आज कोई घटना होती है अमेरिका में या जापान में, उस घटना की जानकारी हम भारत में घर बैठकर प्राप्त कर सकते। किसकी सहायता से? तकनीक की सहायता से। तो तकनीक ने क्या किया है? वैश्वीकरण को बहुत ज्यादा मजबूत किया है। ये किसके कारण संभव हुआ है? तकनीक के कारण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है और आता भी है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैश्वीकरण के उदाहरण, वैश्वीकरण के उदाहरण क्या है? हम विभिन्न विदेशी वस्तुएं भारत में उपलब्ध आज कर सकते हैं। देखिए ना, हम जो कुछ भी ऑर्डर करते हैं, जैसे हम कोई मोबाइल है दूसरे राष्ट्र का बना हुआ, हम भारत में बैठकर उसका उपयोग कर रहे हैं। हम इटालियन बैग मंगा रहे हैं, तो ये क्या है? भारत में बैठकर विभिन्न देशों की वस्तुओं की उपलब्धता वैश्वीकरण के कारण संभव हुई है। युवाओं के कैरियर के विभिन्न नए अवसरों का मिलना। देखते हैं आजकल जो सबसे ज्यादा लोगों का मानना है कि भाई हम एक एमएनसी में वर्क करेंगे, ठीक है। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय निगमें जिसे हम कहते हैं। तो कैसे अब लोग क्या करते हैं, जो नए नए युवा है वो क्या कर रहे हैं? नए नए करियर तलाश रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई आपने बहुत ही यूजुअली सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई मैं यूएस शिफ्ट में काम करता हूं। भारत में रहकर यूएस शिफ्ट में कैसे काम करते हैं? मतलब जो अमेरिका का कैलेंडर है, अमेरिका का जो समय सारणी है, उसके अकॉर्डिंग भारत में बैठकर काम किया जा सकता है। तो मतलब भाई नाइट शिफ्ट लगा रहे, क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका में दिन है, ठीक है। तो भारत में नाइट शिफ्ट लग रही है लेकिन अमेरिका में दिन है, तो यहां पर उनके लिए दिन की सर्विस नाइट में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये किसके कारण संभव हुआ? ये हुआ है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। देखिए, वैश्वीकरण के 3 प्रभाव है, राजनीतिक, ठीक है, आर्थिक और सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर सांस्कृतिक, ठीक है। ये 3 जो उदाहरणों को हम यहां पर पढ़ेंगे, 3 प्रकार से जो इसके प्रभाव है उनको हम यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक प्रभावों के बारे में पढ़ते हैं। तो वैश्वीकरण ने क्या किया है? अब भाई किसी भी राष्ट्र में जो राज्य की जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है। राज्य कौन चलाता है? सरकार चलाती है। तो जो ये तो महत्वपूर्ण है ही किसी भी राष्ट्र के लिए, लेकिन विकासशील राष्ट्रों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये विकास की प्रक्रिया में अभी दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए। तो इन राष्ट्रों में राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सरकार ही सारे कल्याणकारी और विकासशील कार्य करती है। लेकिन अब राज्य की भूमिका क्यों प्रमुख है ये भी जान लेते हैं। क्योंकि विकासशील राष्ट्रों में गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, मतलब कमी होना, ठीक है, शिक्षा की कमी होना, ये बहुत सी चीजें हमें आज देखने को मिलती है कि भाई इन राष्ट्रों में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस कारण से राज्य को इनको सुधारना है, कल्याणकारी कार्य करने हैं। अब इन समस्याओं का समाधान करना राज्य का पहला कर्तव्य होता है। और ये जो भी राज्य ये सभी सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराता है, उस राज्य को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं, मतलब जनता के कल्याण के लिए कार्य करने वाला राज्य, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ है? वैश्वीकरण ने, भाई हम ये जान लेते हैं पहले कि वैश्वीकरण में हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं कि भाई विकासशील राज्य तो गरीब होते हैं और उनके यहाँ बेरोजगारी अधिक है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि विकासशील राष्ट्र ने
इन वैश्वीकरण ने इन विकासशील राष्ट्रों की सरकारों को प्रभावित किया है, राज्य की जो पॉलिसी है उसको प्रभावित किया है कि भाई राज्य जो कल्याणकारी नीतियां जो चला रहा है अब वो कैसे चलेंगी, कैसे निर्धारित होंगी, वैश्वीकरण ने उसको प्रभावित किया है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें भाई क्या बदलाव आया वैश्वीकरण के आने के बाद, क्या बदलाव आया है इन कल्याणकारी राज्यों की स्थिति में? तो सबसे पहले भाई इन राज्यों की शक्ति में कमी आई है। क्यों आई है भाई? कि अब राज्य जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में नहीं देखे जा रहे। यहां पर क्या कहा गया है कि भाई राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। अब न्यूनतम हस्तक्षेप का मतलब है कम दखलंदाजी। ठीक है, अब ये क्या करेगा? राज्य कम दखलंदाजी करेगा, मतलब राज्य अब सारे कार्य नहीं करेगा, उसकी शक्तियां सीमित कर दी जाएंगी, उसको कुछ एक कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, जैसे वो कार्य क्या होंगे? राज्य की कानून व्यवस्था बनाना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ऐसे काम राज्य के प्रमुख काम होंगे और कल्याणकारी जो नीतियां लागू करना है वो उनका सेकेंडरी वर्क हो जाएगा, भाई दूसरे नंबर पे वो वर्क आएगा। ठीक है, तो अब राज्य को क्या करना है? जिन राज्यों में वैश्वीकरण मजबूत हुआ है उन राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं कमजोर हुई हैं। राज्यों से यहां पर मतलब राष्ट्रों से है। ठीक है, अब राज्य के स्थान पर अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। देखिए अब यहां पर क्या हुआ है? राज्य के स्थान पर अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक क्यों है? क्योंकि यहां पर अब बाजार के द्वारा सारी चीजें निर्धारित की जा रही हैं। वैश्वीकरण की जो नीतियां हैं, उदारीकरण की जो नीतियां हैं, उनको यहां पर लागू किया जा रहा है, उनके माध्यम से ज्यादा काम किए जा रहे। अब बाजार कैसे प्रमुख हुआ? वो हुआ इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण। देखिए एमएनसीज, ठीक है, मैंने आपको बताया एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज। ये क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनीज? जो एक से अधिक राष्ट्र में विद्यमान होती हैं। ठीक है, इन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि भाई आप अपनी क्षमता से फैसला नहीं लेंगे, उसमें हमारा भी ध्यान रखा जाएगा। जैसे कोई जो दूसरे राष्ट्र की कंपनी है या फिर कोई मल्टीनेशनल जो यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गई, ये भी खुलते हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा? हॉस्पिटल्स खुलते हैं। तो यदि सरकार ही इन कल्याणकारी नीतियों को दे देगी तो उन हॉस्पिटल्स में जो विदेशी इन्वेस्टमेंट पर बनाए गए हैं उसमें लोग क्यों जाएंगे जब उन्हें वही सुविधा राज्य के द्वारा फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है? तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की नीतियों को में कटौती करने की बात की गई है। अब इसके साथ ही क्या हो रहा है? लेकिन इसके साथ यह भी सत्य है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप राज्यों के पास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी भी आई है। देखिए हम इसकी नकारात्मक चीजों के सामने सकारात्मक जो प्रभाव हैं उनको तो अनदेखा नहीं कर सकते। तो राज्य जो वैश्वीकरण ने राज्य की शक्तियों में तो कमी की है, परंतु तकनीकों के कारण राज्य और सजग हुए हैं और मजबूत हुए हैं। अब राज्य क्या करता है? राज्य क्या कर सकता है वैश्वीकरण के कारण? वैश्वीकरण के कारण उसे तकनीकें उपलब्ध होती हैं जिससे वो जनता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटा सकता है और उनके कल्याण के लिए बेहतर काम कर सकता है। आगे देखते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम। ठीक है, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणामों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आर्थिक परिणामों में व्यापार सबसे प्रमुख हो जाता है। तो इससे व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापारों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और अब ऐसा क्यों हुआ है भाई व्यापार में वृद्धि हुई? क्योंकि अब पहले की तरह आयात और निर्यात पर उतने प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, FTA, ठीक है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब जो मुक्त व्यापार समझौते। ठीक है, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में यहां पर जो बात की गई है कि भाई कम से कम प्रतिबंध होंगे और जो आयात निर्यात बाधित नहीं होगा राज्य की विभिन्न नीतियों के द्वारा। अब पूंजी की भी आवाजाही हुई है, मतलब FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी हैं। विभिन्न राष्ट्रों ने अन्य राष्ट्रों में अपनी क्या किए हैं? पूंजी का निवेश किया है। ठीक है, तो भाई आर्थिक प्रभाव यहां पर भी देखने को मिलता है कि कई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं। इसके कारण विशेषकर
विकासशील देशों में, जहां पर इन्हें अधिक लाभ मिला। क्यों? क्योंकि अधिक निवेश के कारण ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न हुए हैं, जिसका लाभ इन विकासशील राष्ट्र की जनता को मिला है। अब विचारों का भी विस्तार हुआ है, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब से जुड़ी सेवाएं भी आज एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आसानी से उपलब्ध होती हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि अमेरिका में जो ज्यादा से ज्यादा भारतीय सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, भारत के ही सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहां काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बड़ा उदाहरण है इसका। तो इसमें जब हम आगे चलते हैं तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े हैं पॉजिटिव के साथ। तो इसमें विकसित देशों ने क्या किया है, अपने राष्ट्र की वीजा पॉलिसीज को ज्यादा मजबूत बनाया है। क्यों किया है? कठोर नियम अपनाए ताकि विकासशील राष्ट्रों की ज्यादा से ज्यादा जो संख्या जनता है वो इनके यहां पर प्रवास ना करे। जैसे अमेरिका ने अपने यहां पर वीजा पॉलिसीज को जो ज्यादा मजबूत किया है। इसके अलावा लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, जैसे वियतनाम, भारत या अन्य जो राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों में विभिन्न जो एमएनसीज ने इन्वेस्टमेंट की है सॉरी विभिन्न राष्ट्रों ने इन्वेस्टमेंट की है और इस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हुए हैं और इनका फायदा इन राष्ट्रों की जनता को मिला है। ठीक है, अब आज हम देखते हैं बाजार में विभिन्न राष्ट्रों के उत्पाद आसानी से उपलब्ध हैं। इसको मैं अभी आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया कि भाई हम विभिन्न राष्ट्रों के सॉफ्टवेयर, विभिन्न राष्ट्रों में उत्पादित हुए मोबाइल्स, विभिन्न राष्ट्रों में उत्पादित हुए कपड़े, बैग्स हम आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं, जिनका हम उपयोग भी करते हैं जनरली अपनी लाइफ में। अब देशों में आपसी निर्भरता में वृद्धि हुई है। देखिए, आयात निर्यात की जो प्रक्रिया है इसने राष्ट्रों को आपस में जोड़ा है। किसी राष्ट्र से जो हम दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं और उनकी जरूरत की वस्तु हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं, जिससे क्या हुआ है, इन राष्ट्रों में आपसी जुड़ाव बढ़ा है, आर्थिक उपनिवेशवाद बढ़ रहा है। देखिए, उपनिवेशवाद बेसिकली हम डिपेंडेंसी बढ़ रही है। ठीक है, वो राष्ट्र किसी अन्य रूप में, मतलब आर्थिक रूप से जो हमें उपनिवेश बना रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम पर दबाव डाल रहे हैं और हमारी पॉलिसीज में चेंजेस ला रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, राज्य की भूमिका में कल्याणकारी नीतियों में कटौती करवा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये उनका एक आर्थिक उपनिवेशवाद है कि हमारी ही पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग चलेंगी, वो जैसा चाहेंगे वैसी पॉलिसीज हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। मैंने बताया था आपको, उदारीकरण में मतलब कम से कम नियम कानून और आजादी ज्यादा। तो बेसिकली उदारीकरण क्या बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है? कैपिटलिज्म को। ठीक है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। अब पूंजीवाद क्या है, इसके लिए आप चैप्टर 1 की वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ आएगा पूंजीवाद क्या है। ठीक है, बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, मतलब मार्केट में जो कंपटीशन, ठीक है, बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है जिसके कारण हमें कम से कम दाम में अच्छी से अच्छी वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं, बेहतर गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं। इसके कारण अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ रही है। ठीक है भाई, अमीर और गरीब के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा लाभ जो मिल रहा है वो विकसित राष्ट्रों को मिल रहा है। ठीक है भाई, वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा लाभ किसको मिल रहा है? विकसित राष्ट्रों को। क्यों? क्योंकि उनका ज्यादातर राष्ट्रों में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनकी जो वस्तुएं विभिन्न जो राष्ट्रों में जा रही हैं, निर्यात हो रही हैं। ठीक है, ये सब हमने इसमें पढ़ा। आगे देखते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम। अब भाई, सांस्कृतिक परिणामों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं खान पान की, पहनावे की, ठीक है, अपने जो त्योहार हैं, कल्चर है, इन सब की बात करते हैं। तो आज हम देखते हैं वैश्वीकरण के कारण खान पान बदल रहा है, रहन सहन बदल रहा है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड। देखिए, पहले के अकॉर्डिंग आज बहुत ज्यादा चेंज है और आज जो चेंज है वो आने वाले समय में और बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने जो हमारे खान पान को भी प्रभावित किया है, हमारे रहन सहन को भी प्रभावित किया है और अब प्रभावित किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सांस्कृतिक समरूपता भी उत्पन्न हुई है। आज हम क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है, पश्चिमी देशों में क्रिसमस मनाया जाता था लेकिन आज हम भी मनाते हैं। आज पश्चिमी देशों में दिवाली मनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक रूप से एकरूपता भी आई है, समरूपता भी आई है, एकजुटता भी आई है और संस्कृतियों का ह्रास भी हो रहा है। अब देखिए भाई, कहीं ना कहीं जब संस्कृति का एकत्रीकरण हो रहा है, समरूपता आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसी संस्कृति का ह्रास भी हो रहा है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं,
हमसे मेरा मतलब है विभिन्न जो समुदाय अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं और दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है। आज पूरे विश्व का जो झुकाव है वो अमेरिकी संस्कृति की तरफ है। कैसे? नीली जीन्स का पहनावा, ठीक है, बेसिकली जीन्स का पहनावा, ठीक है, ये भारतीय कल्चर नहीं था, कहीं ना कहीं हमने पश्चिमी राष्ट्रों से इसको अडॉप्ट किया है। मैकडोनल्डीकरण, बेसिकली हम बर्गर पिज्जा ये जो खाते हैं भारत का तो नहीं है, ये तो क्या है, खान पान में हमारे चेंज हुआ। मोमोज खाते हैं हम, चिली पटेटो खाते हैं, भारत की चीजें तो नहीं है। तो हमने क्या किया है, खान पान में अपने बदलाव किया है। किसका प्रभाव है? वैश्वीकरण का प्रभाव है, ठीक है। महिलाओं की स्थिति में सुधार व कमी आई है। देखिए, अब सुधार व कमी क्यों बोला गया है? कुछ चीजों में सुधार, जैसे कुरीतियां जब बदली गई, कुरीतियां जब समाप्त हुई मॉडर्नाइजेशन से, तो वो सुधार है। लेकिन कुछ संस्कृतियों का ह्रास भी हुआ है, उसका नुकसान भी हुआ है, तो वो कमी हो गई। तो वैश्वीकरण ने महिलाओं की स्थिति को भी प्रभावित किया है। हम देखते हैं विदेशी फिल्मों, त्योहार, संगीत का रुझान बढ़ रहा है। देखिए, आज हम देखते हैं हॉलीवुड मूवीज हम भारत में बैठकर देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज जो वेस्टर्न कंट्रीज में देखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूजिक है, हम जो इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं, हिंदी म्यूजिक कहीं और सुना जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कलाकारों का आना जाना, जो म्यूजिक का विभिन्न राष्ट्रों में सुना जाना, मूवीज का एक राष्ट्र की मूवी का दूसरे राष्ट्र में जो रिलीज होना, ये क्या है? ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव है, ठीक है। रूढ़िवादिता खत्म होती जा रही है, लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है। देखिए, पुरानी सोच, पुराने विचार बदलते जा रहे हैं और ये युग क्या होता जा रहा है? आधुनिक होता जा रहा है। लोगों के विचार और सोच आधुनिक होती जा रही है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया? भाई, वैश्वीकरण तो हम समझ रहे हैं वैश्वीकरण, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं कहां? भारत में, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका सबसे पहले भारत में जो वैश्वीकरण ने काफी प्रभाव डाला है, इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं। तो आइए यहां पर हम कुछ जान लेते हैं। तो यहां पर व्यापार, निवेश, इसमें कुछ बाधाएं हटा दी गई हैं भारत के द्वारा। और जैसे यहां पर क्या हुआ है, जब बाधाएं हट गई तो यहां पर एफडीआई बढ़ा। क्या? एफडीआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर बढ़ी, ठीक है। यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, विदेशी निवेश बढ़ा। यहां पर बहुत सी एमएनसीज आई हैं, उनको जो कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, नियमों में कटौती की गई है ताकि ये कंपनियां भारत में निवेश करें और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जनता को उपलब्ध हो सके, ठीक है। अब वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं के लिए बाजार में वस्तुओं की पसंद नापसंद करने का दायरा बढ़ा। बेसिकली क्या है, हमें चॉइसेस मिली हैं। वैश्वीकरण ने क्या किया है, एक ही बाजार में विभिन्न राष्ट्रों की वस्तुओं को उपलब्ध कराया, जिससे हम अपनी पसंद और नापसंद के बारे में के बीच का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई हमें इस चीज में ये क्वालिटी मिल रही है जो कहाँ की है। वो वस्तु है फ्रांस की, इटली की, हो सकता है हम किसी दूसरे राष्ट्र की वस्तु को नापसंद करें। तो कहीं ना कहीं पसंद और नापसंद का दायरा वैश्वीकरण के कारण बढ़ा है और वैश्वीकरण से हमें उच्च कोटि की वस्तुएं, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं भी उपलब्ध होना प्रारंभ हुई है। जैसे लोगों को इटालियन जूते, इटालियन बैग्स बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं उच्च गुणवत्ता के कारण हम उन्हें पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सुविधाओं के कारण जीवन के स्तर में सुधार हुआ है। वैश्वीकरण के माध्यम से सुविधाओं में भी जो वृद्धि हुई है, आज हम घर में बैठकर विभिन्न तकनीकी मशीनों का उपयोग करके अपने अनेकों कार्यों को सरल बना लेते हैं। किसके कारण संभव हुआ? वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। अब यहां देखिए, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है, एक क्वेश्चन ये बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। या दो क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। वैश्वीकरण ने कैसे भारत को प्रभावित किया है, अब यहां हम पढ़ेंगे भारत ने कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित किया है। ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही केयरफुली आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तब आंसर करना है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। देखिए, भारत में वैश्वीकरण के अंतर्गत उदारीकरण की नीति अपनाकर स्वतंत्रता के बाद आयात पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। देखिए, जब हम आजाद हुए थे तो हमने स्वदेशी जो वस्तुओं और उपकरणों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हमने क्या किया, विदेशी वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाया, मतलब टैक्स लगाया। लेकिन जब उदारीकरण की नीति भारत ने अपनाई 1991 में, ठीक है, 1991 में जब हमने एलपीजी मॉडल अपनाया, ठीक है, तो हमने भारत का उदारीकरण किया, मतलब
कम नियम ज्यादा आजादी। ठीक है, कम नियम ज्यादा आजादी, तो हमने नियमों में कटौती की और विभिन्न जो विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगे थे उन्हें हटा दिया गया। ठीक है, उनको कम किया गया और इसके साथ ही हमने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई सुविधाएं भी दी कि भाई हम आपको ये सुविधा देंगे अगर आप हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके लिए सेज की स्थापना की गई। ठीक है, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो चयन किया गया कि भाई ये आपके लिए इकोनॉमिक जोन होगा, यहां पर आप किसी भी प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं, आप पर ये प्रतिबंध नहीं होंगे। वो प्रतिबंध निर्धारित किए जाते हैं कि कौन कौन से प्रतिबंध आप पर नहीं लगेंगे, आप यहां पर उत्पादन करें। विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, भारत ने क्या किया? विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर हो सके। उसके अलावा भारत का यह मानना है कि वैश्वीकरण के साथ हम विकासशील राष्ट्रों की नीतियों को भी यहां पर ध्यान में रखें कि कहीं ये वैश्वीकरण की पॉलिसी या नीति इन राष्ट्रों की नीति को तो नष्ट नहीं करेगी, इनकी विदेश नीति को तो समाप्त नहीं कर देगी, डिपेंडेंसी को बढ़ाकर इनकी खुद की पॉलिसीज को तो समाप्त नहीं कर देगी। तो भारत सदैव ये कहता है कि विकासशील राष्ट्रों के हित में ही वैश्वीकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा भारत ने समय समय पर विकासशील देशों की रक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाकर वैश्वीकरण के अंतर्गत गतिविधियों को प्रभावित किया। भारत ने सदैव, क्योंकि भारत भी एक विकासशील राष्ट्र है, तो भारत सदैव समझता है कि विकासशील राष्ट्र की क्या जरूरत है, उनके आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो भारत ने सदैव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठाई है और विकासशील राष्ट्रों के लिए भी ये आवाज उठाई है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि सांस्कृतिक समरूपता एवं सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। अब सांस्कृतिक समरूपता क्या है? सांस्कृतिक समरूपता होती है पश्चिमी संस्कृति का पूरे विश्व में फैलना। ठीक है, और पश्चिमी संस्कृति का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है कि वैश्विक संस्कृति का रूप ले रही है। मतलब मैंने आपको बताया था सांस्कृतिक समरूपता का मतलब है आज जो हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। ठीक है, सभी जो राष्ट्र हैं पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको मानते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो गया, क्रिसमस सेलिब्रेशन हो गया, गुड फ्राइडे वगैरह, जो विभिन्न त्योहार हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज से आए हैं, उनको आज संपूर्ण विश्व मनाता है। तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक समरूपता का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण की। ठीक है, तो सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण क्या है? अब सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण में विभिन्न संस्कृतियां दूसरी संस्कृतियों के साथ मेलजोल के कारण प्रत्येक संस्कृति एक अनूठी संस्कृति बन जाती है। बेसिकली यहां पर जब विभिन्न संस्कृतियां एक साथ रहती हैं, जैसे 3 या 4 अलग अलग कल्चर के लोग एक ही स्थान पर रहते हैं, तो लेकिन वो सभी एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं, सभी मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हैं, तो ये सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण हो गया, जहां पर सभी संस्कृतियां दूसरी संस्कृतियों के साथ मिलजुल कर वहां रहती हैं, उसको सेलिब्रेट करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम वैश्वीकरण के विरोध में चलाए गए आंदोलन। देखिए, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई प्रक्रिया हुई और उसका समर्थन के साथ विरोध नहीं हुआ, तो विरोध के सुर तो जरूर उठते हैं। तो आइए उस विरोध के सुर को जान लेते हैं। अब इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन चले, ठीक है, लेकिन ये इसके स्वरूप अलग अलग थे। इसको एक प्रकार का साम्राज्यवाद माना गया कि कहीं ना कहीं ये भी एक साम्राज्यवाद का रूप है। वैश्वीकरण के माध्यम से विभिन्न जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनकी पॉलिसीज को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी पॉलिसीज को प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साम्राज्यवाद को एक प्रकार का बढ़ावा हो गया। ठीक है, आगे यहां पर विरोध की बात की तो 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की मंत्री स्तरीय बैठक चल रही थी। उस समय पर आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों द्वारा व्यापार के गलत तौर तरीकों को अपनाने के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। देखो, बेसिकली मैंने बताया था कि जब कोई विकसित राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करता है तो ये चाहता है कि उसकी पॉलिसीज मानी जाएं, उसकी ही नीति और नियम अपनाए जाएं। वहां पर तो कहीं ना कहीं ऐसे गलत तौर तरीकों के खिलाफ ये जो आंदोलन हुआ था, विरोध वहां पर किया गया था। वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम में मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा आदि सब शामिल हुए और इनकी कई सारी बैठकें ब्राजील, मुंबई, कीनिया इन सब में हुई है।
जहां पर वैश्वीकरण के कारण जो राज्य की नीतियां प्रभावित हो रही हैं या उसके जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उसके प्रति चिंता जताई गई है। ठीक है, आगे वैश्वीकरण का प्रतिरोध। देखिए, वैश्वीकरण का जो प्रतिरोध है वो वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों के द्वारा किया गया। वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो वैश्वीकरण के विरोध में वामपंथियों ने बोला है या कहा है कि वर्तमान वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक विशेष व्यवस्था है। मतलब इन्होंने कहा कि ये एक कैपिटलिज्म है। ठीक है, ये कैपिटलिज्म का एक सिस्टम है जो पूरे राष्ट्र में पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहा है। कहीं ना कहीं एक विचारों की जो यहां पर विचारों के वर्चस्व की बात आई है कि पूंजीवाद को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, अपने विचारों को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है जिसका नाम है वैश्वीकरण। ये वामपंथियों का तर्क है और ये कहते हैं कि ये व्यवस्था अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाती जा रही है, जिससे गरीबों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और यहीं पर दक्षिणपंथियों ने भी इसकी आलोचना की है। उन्होंने इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में बात की। यहां पर दक्षिणपंथियों ने भी चिंता अपनी जाहिर की है। उनका मानना है कि जो राजनीतिक रूप से राज्य कमजोर हो रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है वैश्वीकरण जब आता है या कहीं भी इन्वेस्टमेंट होती है। जब भारत ने 1991 में एलपीजी मॉडल अपनाया तो पहली शर्त यह थी कि आपको अपनी कल्याणकारी नीतियों में कटौती करनी होगी, जो भारत ने किया, क्योंकि उनकी शर्तें हमें माननी होती है जब हम जो एक कमजोर अर्थव्यवस्था होते हैं या अपने यहां पर हम निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं। ठीक है, अब इनके अनुसार, दक्षिणपंथियों के अनुसार राज्य कमजोर हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा आर्थिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब इनका मानना है कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता का होना आवश्यक है। ये कहते हैं कि हर क्षेत्र में हम दूसरे पर डिपेंड ना हो जाए, हमारी खुद की भी कुछ डिपेंडेंसी होनी चाहिए। मान लीजिए कल को दूसरे राष्ट्र ने हाथ खड़े कर दिया, हमें वो वस्तु देने से मना कर दिया, तो हम क्या करेंगे? तो इनका मानना है कि कुछ क्षेत्रों में हमारी खुद की डिपेंडेंसी होनी चाहिए, हम आत्मनिर्भर होने चाहिए, ना कि दूसरों पर निर्भरता हो। वहीं इनका मानना है कि इससे संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। दक्षिणपंथियों का मानना है कि इससे संस्कृतियों को भी नुकसान पहुंच रहा है, जैसे ये वैलेंटाइंस डे वगैरह इसके भी खिलाफ रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथियों में क्या अंतर होता है उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो जो वामपंथी होते हैं वो समानता पर बल देते हैं, जबकि दक्षिणपंथी कहते हैं नहीं भाई, समानता नहीं, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर राज्य का हस्तक्षेप अधिक होता है, मतलब स्टेट का इंटरफेरेंस होता है, और यहां पर स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता। यहां पर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, यहां पर संपत्ति का समान वितरण, मतलब जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो पब्लिक के बीच में इक्वल होंगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर निजी संपत्ति का समर्थन किया गया है, मतलब यहां पर अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 बराबर होंगे, लेकिन यहां पर क्या है, 10 लोग हैं तो कहीं पर 3/4 है, कहीं पर 3/10 है, कहीं 4/10 है, यहां 1/10 है, मतलब किसी के पास कम है और किसी के पास अधिक है। यह चीज यहां पर बोली गई है। ठीक है, उसके अलावा वर्गहीन समाज, यहां पर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होगा, सभी इक्वल होंगे, जबकि ये परंपरागत सामाजिक ढांचे का समर्थन करते हैं कि मतलब भाई ऐसा नहीं होगा, जिसमें ज्यादा काबिलियत होगी वही आगे जाएगा। ये दक्षिणपंथी कहते हैं। वामपंथी पूंजीवाद का विरोध करते हैं, जबकि दक्षिणपंथी पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो वामपंथी कहते हैं कि राज्य का यह कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि उनका अधिक से अधिक कल्याण या विकास हो सके। लेकिन दक्षिणपंथी कहते हैं नहीं, राज्य को अपनी भागीदारी उतनी ही निभाई जानी चाहिए जितनी जरूरी है। हर क्षेत्र में सारे काम राज्य नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे हम साम्यवाद, ठीक है, अब साम्यवाद क्या है भाई, समाजवाद क्या है, इसके लिए आप जो चैप्टर 1 की वीडियोस को जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि समाजवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है। ठीक है, और किन कंट्रीज में ये जो सिस्टम है वो अपनाया गया था, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, आप वीडियो में जाकर देखें चैप्टर 1 की। ठीक है, तो ये समाजवाद का समर्थन करते हैं वामपंथी और दक्षिणपंथी पूंजीवाद का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो जब हम आगे चलते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कि भाई आज जो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी जो सभ्यता है,
या कह सकते हैं अमेरिकी संस्कृति आज संपूर्ण जो विश्व पर लादी जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो प्राचीन संस्कृतियां या धरोहरें थी वो समाप्त होती जा रही हैं, वो मिटती जा रही हैं। और यह बोला गया कि यह जो पॉलिसी है ये केवल गरीबों के लिए खतरा नहीं है, आज ये समूची मानवता के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि ये विश्व के कुछ एक लोगों को ही सर्वोसर्वा बनाने का काम कर रही है, उन्हीं लोगों के कल्याण का काम कर रही है। वैश्वीकरण ने राज्यों की क्षमता में कमी की है, राज्य की जो कल्याणकारी अवधारणा थी वो अब समाप्त होती जा रही है, कल्याणकारी नीतियों में कटौती की गई है और कल्याणकारी राज्य का रूप किसने ले लिया है? न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने, भाई कम से कम इंटरफेरेंस वाली स्टेट ने ये रूप ले लिया है। अब राज्य को केवल कुछ एक काम करने होते हैं, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, नागरिकों को सुरक्षा देना, यहीं तक ये जो स्टेट है अब सीमित रह गई है। ठीक है, अब भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, भारत में इसका प्रतिरोध कैसे किया है? तो भाई इंडियन सोशल फोरम और वामपंथी आर्थिक वैश्वीकरण के विरुद्ध ये कहते हैं भाई इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइजेशन है उसको इतना बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं जो घातक सिद्ध हो सकता है। औद्योगिक मजदूरों और किसान संगठनों द्वारा एमएनसीज का विरोध किया गया, ठीक है, इन मल्टीनेशनल कंपनीज का विरोध किया गया है। नीम को अमेरिका और यूरोपीय फर्म द्वारा पेटेंट करने का विरोध। देखिए नीम बहुत ही फेमस पेड़ और पौधा है, इसका अन्य बीमारियों में उपयोग होता है, इसका पेटेंट लेने का जो प्रयास अमेरिका द्वारा किया गया, हालांकि वो रद्द हो गया था बाद में, क्योंकि नीम के लिए कोई नया आविष्कार नहीं किया अमेरिका ने, वो प्राचीन काल से ही नीम के उपयोग चलते आ रहे हैं, तो उसके बारे में यहां पर जब नीम का पेटेंट अमेरिका ने लिया तो उसका विरोध किया गया। अब दक्षिणपंथी भी ये कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं वैश्वीकरण संस्कृतियों को प्रभावित कर रहा है, तो ये कहते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना ये भारतीय संस्कृति या सभ्यता नहीं है, तो दक्षिणपंथियों ने इसका विरोध किया है। तो कहीं ना कहीं भारत में वैश्वीकरण के विभिन्न प्रतिरूपों का विरोध हुआ है। अब इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए इस चैप्टर को हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, इसके लिए कोई दूसरा या तीसरा पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। और आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में आकर जरूर बताइए कि हम आपके लिए और क्या क्या लेक्चर्स ला सकते हैं। आशा करता हूं आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।